हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं कि जो पटवारी में एग्ज़ाम हाल ही में होने वाले हैं। तो पटवारी में एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर का, और वो कंप्यूटर में जो टॉपिक है आज का वो रहेगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। जो भी क्वेश्चन मैं 30 से 35 क्वेश्चन लाया हूँ वो ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज अपन करते हैं एक एक करके स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है अपना, कंप्यूटर शब्दावली में एक शब्द प्रौद्योगिकियों में एक बदलाव है जो कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। ये क्वेश्चन ये बोलने वाला है कि जो कंप्यूटर का विकास हुआ है वो किस आधार पर हुआ है। तो इसका आंसर आएगा जनरेशन, मतलब कंप्यूटर जनरेशन के आधार पर विकसित हो रहा है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा, VLSI माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित पीढ़ी है। तो इसका आंसर आएगा फोर्थ जनरेशन। VLSI मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, इसमें क्या होता है कि फर्स्ट जनरेशन में किसका उपयोग हुआ था, सेकेंड जनरेशन में किसका उपयोग हुआ था, थर्ड जनरेशन में किसका उपयोग हुआ था, मतलब उपयोग हुआ था विद्युत प्रवाह करने के लिए। ओके, मैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का बहुत सुंदर वीडियो शॉर्ट टर्म में लाया हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मेरे युवा कंप्यूटर स्टडी में जाकर प्ले लिस्ट में CPCT में चेकअप करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में पढ़ाया हूं, और उस वीडियो में जनरेशन के करीबन 30 से 40 पॉइंट क्लियर किया हूं। ओके, अगला क्वेश्चन है अपना, कंप्यूटर की पीढ़ी ने मूल घटकों के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करना शुरू किया था। इसका आंसर आएगा फर्स्ट जनरेशन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किस पीढ़ी में कंप्यूटर के साथ वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ था, ट्रांजिस्टर आ गए थे। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ था, ट्रांजिस्टर की जगह पर IC आ गए थे। ओके, फोर्थ जनरेशन में अपना VLSI आ गया था, फिर ULSI आ गया था। तो जैसे जैसे अपनी जनरेशन बढ़ती गई वैसे वैसे विद्युत प्रवाह के घटक भी बढ़ते गए। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में एक उभरती हुई शाखा जो कंप्यूटरों को मानव की तरह सोचने के साधन और तरीके की व्याख्या करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा AI। अब AI का फुल फॉर्म क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या होता है, जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं रोबोट। ओके, रोबोट एक ऐसा चीज है जो अपने सोचने की क्षमता अपने अनुसार कार्य कर सकता है। ओके, और जो ये AI विकसित हुआ था वो फिफ्थ जनरेशन में हुआ था। ये चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। ओके, कि जो AI था वो किस जनरेशन में विकसित हुआ, तो वो विकसित हुआ था फिफ्थ जनरेशन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ULSI के लिए खड़ा है, मतलब कि ULSI का उपयोग किस जनरेशन में हुआ था, और इसका दूसरा फॉर्म हो सकता है कि ULSI का फुल फॉर्म क्या है। तो ULSI का फुल फॉर्म होता है बड़े स्केल इंटीग्रेशन व्यू के तहत। ये हिंदी में है। ओके, लेकिन जो इंग्लिश में होगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। ओके, ये होगा आपका फुल फॉर्म। किसमें, इंग्लिश में। यहाँ पर आपको टोटल हिंदी में दे के रखा है आपका दिमाग भटकाने के लिए। आपको भटकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं थ्योरी में भी टोटल कॉन्सेप्ट देता हूँ। आज ये वीडियो मैंने अपलोड किया है मेमोरी की, आप उस मेमोरी के स्ट्रक्चर को समझ लेना। आपको और कहीं पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट दिया हूँ। कॉन्सेप्ट मेरा रहेगा, नंबर आपको परफेक्ट मिलेंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस पीढ़ी में समय साझा करने वास्तविक समय नेटवर्क वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था। तो इसका आंसर आएगा फिफ्थ जनरेशन। ओके, मतलब कि ये बोलना चाहते हैं ऐसी कौन सी पीढ़ी थी कंप्यूटर में जो वास्तविक समय मतलब रियल टाइम को वितरित करता है, मतलब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है, यदि मैं बोलता हूं कि हमने कंप्यूटर को 5 कमांड दिए, कितने दिए, 5 कमांड दिए, और 5 कमांड के लिए मैंने 10-10 सेकेंड सब में डिसाइड किया, और यदि कोई कमांड वो 10 सेकेंड की जगह पर 3 सेकेंड में हो गई, तो जो 7 सेकेंड बचे हुए हैं वो 7 सेकेंड अगली कमांड के लिए शेयर हो जाते थे। इसको बोला जाता है बेटा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। वास्तविक समय मतलब रियल टाइम। तो जो फिफ्थ जनरेशन थी उसमें टाइम शेयरिंग भी हो गया, रियल टाइम भी हुआ। तो जितनी आपकी कंप्यूटर जनरेशन बढ़ती जा रही है, आपकी उतनी टेक्नोलॉजी आ रही है, उतने ऑपरेटिंग सिस्टम में बढ़ने वाले कार्य आते जा रहे हैं। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, HLL का मतलब क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज।
और यहीं पर मैं ट्रिपल एल लिख देता, एल एल एल, तो इसका मतलब क्या हो जाता, लो लेवल लैंग्वेज। अब मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो एच एल एल होता है वो क्या होता है, मनुष्य द्वारा बोले जाने वाली भाषा हाई लेवल लैंग्वेज है। आपको मैं सीधा सीधा आंसर क्लियर कर दिया कि जो हमारे द्वारा भाषा बोली जाती है वो एचएलएल कहलाती है, हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन जो कंप्यूटर समझता है वो मशीन लैंग्वेज होती है, उसको लो लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। तो मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है, हाई लेवल लैंग्वेज हम बोलते हैं। तो एचएलएल और एलएलएल मतलब हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज को बीच में जो साझा करता है उसका नाम होता है ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। ओके, और जो ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होता है वो तीन प्रकार का होता है, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इसका बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको थ्योरी में समझाया हूं। ओके, आप मेरी वीडियो में जाकर देख लेना, और अभी भी मैं पूरे कॉन्सेप्ट ही आपको बताते जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान पीढ़ी की अवधि 1952 से 1964 थी, तो इसका आंसर आएगा सेकेंड जनरेशन। इसमें क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है घुमा के, लेकिन वास्तविक जो क्वेश्चन था ये पूछा जाता कि कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी का समयकाल क्या था। तो कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी का समयकाल 1952 से 1964 तक था। अगला क्वेश्चन, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था, ट्रांजिस्टर। अब मुख्य पुर्जा का मतलब क्या होता है कि जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे हो रही थी, मतलब ऊर्जा का संचारण, विद्युत का संचार किस पुर्जा के द्वारा होता था, किस कंपोनेंट के द्वारा होता था। तो उसका आंसर आता है ट्रांजिस्टर। अब बोलोगे सर ये ट्रांजिस्टर कैसे बनते हैं, बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब के कलेक्शन को ट्रांजिस्टर कहा जाता है, ये चीज का ध्यान रखना। और बहुत सारे ट्रांजैक्शन के कलेक्शन को आईसी कहा जाता है, और बहुत सारे आईसी के कलेक्शन को वीएलएसआई कहा जाता है। और जब बहुत सारा वीएलएसआई हो जाता है तो वहां पर यूएलएसआई हो जाता है। तो जो फर्स्ट जनरेशन था वो वैक्यूम ट्यूब था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया, थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर के बाद अपना आईसी आया, फिर फोर्थ जनरेशन में वीएलएसआई आया, फिफ्थ जनरेशन में यूएलएसआई आया। तो ये होते क्या है वीएलएसआई, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, कंप्यूटर के अंदर करंट फ्लो करने वाला तत्व होता है। ओके, अगला क्वेश्चन आता है अपना, ट्रांजिस्टर का आकार कितना होता है, वही चीज में बताया जो ट्रांजिस्टर का आकार है, मतलब कि जहां 1000 वैक्यूम ट्यूब काम करेंगे वहां पर एक ट्रांजिस्टर काम कर देगा। लिखा है ना 1/1000, मतलब 1/1000 का मतलब क्या हुआ, एक वैक्यूम ट्यूब मतलब 1000 वैक्यूम ट्यूब का पहला हिस्सा क्या होगा, ट्रांजिस्टर। ये चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना, जहां पर 1000 वैक्यूम ट्यूब लगा सकते हैं वहां पर केवल एक ट्रांजिस्टर से काम चल जाएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ, बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब के कलेक्शन को, 1000 वैक्यूम ट्यूब के कलेक्शन को एक ट्रांजिस्टर कहा जाता है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर किस चीज का बना होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिस्टर किस चीज का बना होता है, तो इसका आंसर आएगा सिलिकॉन या जर्मेनियम। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या होता है, दो टर्मिनलों के बीच धारा के प्रवाह को नियंत्रित करना। वही चीज मैं अभी बताया था, जो ट्रांजिस्टर होता है वो धारा का प्रवाह करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। ओके, धारा का प्रवाह करता है। सारे, आप चाहे आईसी की बात कर लो, चाहे वीएलएसआई की बात कर लो, चाहे यूएलएसआई की बात कर लो, चाहे वैक्यूम ट्यूब की बात कर लो, ये सब क्या करते हैं बेटा, धारा का प्रवाह करते हैं। और जितनी स्पीड से धारा का प्रवाह होता है कंप्यूटर उतनी स्पीड से आपका वर्क करता है। इसलिए बोलते हैं कि आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर हाई क्वालिटी का होना चाहिए। प्रोसेसर मतलब इसमें धारा का प्रवाह होता है पूरे कीबोर्ड वो मदरबोर्ड में। ओके, इसके बाद आता है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल क्या था, थर्ड जनरेशन ऑफ टाइम पीरियड। ओके, तो इसका आंसर होगा, यदि आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो थर्ड जनरेशन ऑफ टाइम पीरियड मतलब तीसरी पीढ़ी का समय काल क्या था, तो इसका आंसर है 1965 से 1970 तक। ओके, तो मैं एक एक क्वेश्चन को कंफर्म भी करते जा रहा हूं, बताते भी जा रहा हूं। यदि आप मेरे 30 क्वेश्चन देखोगे तो आपको 90 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा, यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट,
यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी का फुल फॉर्म बताया है। ओके, और सेकेंड जनरेशन में क्या था, ट्रांजिस्टर था, तो ट्रांजिस्टर के कलेक्शन को तो ही आईसी बोलते हैं, इसके पहले ही मैं बता दिया था। ओके, इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का समयकाल 1971 से 1985 तक। ओके, और फिफ्थ जनरेशन में कहीं कहीं आपको 1989 ही मिलेगा, और फिफ्थ जनरेशन में 1985 या 89 से टिल नाउ मतलब अब तक। तो कुछ चीजें होती हैं समझने योग जो मैं आपको समझाते जा रहा हूं। यदि आप मेरी थ्योरी क्लास अटेंड करो तो आपको इतना कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत इसमें है ही नहीं है। मैं एक क्लास आपकी लगाऊंगा, आपके पूरे पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, क्योंकि मैं रटवाता नहीं हूं, ओनली कॉन्सेप्ट देता हूं। ओके, आप मेरे चैनल युवा कंप्यूटर स्टडी में जाके सर्च मार लेना। अगला क्वेश्चन है 18वां, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा माइक्रो प्रोसेसर था। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या है, VLSI, ULSI। अब पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था, इंटेल 4004। ओके, अगला क्वेश्चन क्या था, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर एक चिप होती है जिसमें हजारों आईसी का समूह होता है। वही चीज मैं आपको बताया कि जो आईसी का समूह होता है वो माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, और माइक्रो प्रोसेसर को दूसरे नाम से VLSI के नाम से जाना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की एक और विशेषता क्या है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की क्या विशेषता है भाई साहब, तो इसका आंसर आएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब ये डेटा को मैनेज भी करते हैं, डेटा को मैनेजमेंट भी कर देते हैं। कौन, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। मतलब कि आपके जो अभी आप ऑफिस वर्क में जो यूज करते हैं वो ही चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नोटबुक, लैपटॉप, होमटॉप कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं, पांचवी पीढ़ी के हैं। ओके, तो आपसे यहां पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिफ्थ जनरेशन के उदाहरण दीजिए। ठीक ना, एग्जाम्पल ऑफ फिफ्थ जनरेशन, एग्जाम्पल ऑफ फिफ्थ जनरेशन, पांचवी पीढ़ी के एग्जाम्पल दीजिए। तो इसका आंसर आएगा नोटबुक, लैपटॉप, होमटॉप आदि। 22, यूनिवेक का फुल फॉर्म, यहां पर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म होता है। आप बिल्कुल भी नहीं भटकना है, यूनी मतलब UNI भी, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल, ए मतलब होता है ऑटोमेटिक, सी मतलब होता है कंप्यूटर, कुल मिला के यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के द्वारा घटित मुख्य कार्य है ऑल द अबव, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर कौन कौन सी कार्य कर सकता है। तो जो इसमें ABC हैं, तीनों कंप्यूटर आसानी से कार्य कर सकता है, चाहे वो अर्थमेटिक हो मतलब कि अपना मैथ्स वाला हो, चाहे वो लॉजिकल ऑपरेशन हो मतलब तार्किक शक्ति वाला हो, चाहे वो डेटा को स्टोर करता है, मतलब ये सारी चीजें कंप्यूटर कर सकता है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर स्विचिंग डिवाइस के रूप में किस पीढ़ी के लिए है, फोर्थ जनरेशन। मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर जो स्विचिंग डिवाइस है के रूप में किस पीढ़ी के रूप में कार्य करता है, तो फोर्थ जनरेशन है। थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर आएगा आपका फोर्थ जनरेशन। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ओके, यदि इसका आंसर आएगा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है, तो इसका आंसर आएगा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कंप्यूटर का दिमाग भी बोला जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोला जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। तो आपको कुछ भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि यहाँ पर आपको क्वेश्चन देता कि कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में उपयोग होने वाले एलिमेंट तत्व, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आता। क्यों आता, क्योंकि सारी चीजें ब्लॉक डायग्राम में आती हैं। अगला क्वेश्चन, मुख्य मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर ना थकने वाला ना बोर होने वाला डिवाइस है, अंततः इसे कहते हैं डिलीजेंस। ओके, तो डिलीजेंस कहते हैं कंप्यूटर कभी थक नहीं सकता है, कभी बोर नहीं हो सकता है, मतलब कि आप कंप्यूटर को जैसा ऑपरेट करोगे वो वैसा ऑपरेट होगा। ऑपरेट का मतलब आप जैसे कंप्यूटर को चलाओगे वैसे कंप्यूटर चलेगा। बाई चांस यदि कोई कंपोनेंट खराब होता है तो उस कंपोनेंट को अलग कर दिया जाता है और दूसरा कंपोनेंट लगा दिया जाता है। ओके, लेकिन कंप्यूटर कभी थकने वाला ऐसा कोई बहाना
नहीं करता। अगला क्वेश्चन है 28, इंटीग्रेटेड सर्किट का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है। मैं आपको कितना समझाऊं कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट है कितने प्रकार से क्वेश्चन घुमा के दिया है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप कभी भी एमसीक्यू पढ़ो, लेकिन एमसीक्यू पढ़ने के पहले आप एक बार थ्योरी क्लास जरूर अटेंड करो। यदि आपको थ्योरी क्लास मेरे चैनल में नहीं मिलती है तो आप एक बार कमेंट कर देना, मैं आपको उस क्लास तो पढ़ना, मैं आपको एक बार और रिकॉर्डेड लेक्चर बना दूंगा। ओके। अगला, कंप्यूटर का एएलयू खाली स्थान से आने वाली कमांड की प्रतिक्रिया करता है, देता है। तो इसका आंसर आएगा सीधा आंसर प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मतलब जो भी अपन कंप्यूटर को कमांड देते हैं तो सबसे पहले वो कमांड कहां पर जाती है, प्राइमरी मेमोरी में जाती है। इसके बाद दूसरी जब अपन सेव कर लेते हैं तो वो डेटा कहां पर स्टोर हो जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में। तो जब भी हमारे द्वारा कोई कमांड दी जाती है कंप्यूटर को तो वह कमांड डायरेक्ट आपको प्राइमरी मेमोरी में ले जाती है। ओके। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य भाग क्या था, वैक्यूम ट्यूब एंड वेल्व्स। ठीक है ना। तो ये चीज का आप ध्यान रखना कि इसमें मैंने 30 क्वेश्चन दिए लेकिन अभी क्वेश्चन पूरे नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं, क्योंकि आपको अभी मैं ये नहीं पूछा कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का नाम क्या है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन, एग्जाम्पल ऑफ सेकंड जनरेशन, एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन, एग्जाम्पल ऑफ फिफ्थ जनरेशन, एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन। मतलब आपको सबसे पहले ये देखना है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण, प्रथम कंप्यूटरों में प्राइमरी मेमोरी क्या थी, सेकेंडरी मेमोरी क्या थी प्रथम पीढ़ी में, मतलब बहुत सारे अभी क्वेश्चन छूटे हैं। तो मैंने सोचा पहले 30 क्वेश्चन का मैंने वीडियो अपलोड करता हूं। यदि स्टूडेंट के मन में कोई क्वेश्चन आता है तो मैं आपको एमसीक्यू ना देके पूरी थ्योरी क्लास प्रोवाइड करूंगा। ओके। तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।